अगर आप बिहार के हैं तो आपके ऊपर 27,000 रुपए का कर्ज है और बिहार के ऊपर हर दिन का 63 करोड़ का ब्याज है। यह आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर आई हूं। और अब सवाल यह है कि 10वीं बार सीएम तो बन गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन अब क्या करेंगे और कैसे आगे की सरकार को चलाएंगे। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि बिहार सरकार की कमाई कितना है, खर्च कितना है, कर्ज कितना है। दूसरा देखिए, एनडीए सरकार के नए वादों में कितना और खर्चा आएगा। तीसरा है कि 10वीं बार सीएम तो बन गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन अब एक्स्ट्रा पैसा कहां से लेकर आएंगे। चौथा देखिए, बिहार की सरकार में किन मंत्रियों ने शपथ ली है। और पांचवा है कि बिहार की नई सरकार में किस जाति का दबदबा दिखा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता देना चाहती हूं और आसान भाषा में, आप जरूर देखिए। वित्त वर्ष 2024 और 25 की बात करते हैं तो बिहार का जो कुल नेट खर्च है, यानी बिहार राज्य ने जो खर्चा किया है, वो है 3.27 लाख करोड़ रुपए, यानी आप इसको 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ले लीजिए। लेकिन जो कमाई हुई है, भाई खर्चा तो आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया, लेकिन जो आपकी कमाई हुई है, आमदनी हुई है, वो सिर्फ 2.44 लाख करोड़ है। तो अगर आप ये डिफरेंस देखेंगे कि भाई आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन कमाई या आपकी आमदनी कम है, तो अपनी आमदनी से लगभग 82,000 करोड़ ज़्यादा खर्च कर रहा है बिहार। और इसी के कारण कहीं ना कहीं हर बिहारी पे कर्जा है। कमी पूरा करने सरकार ने तकरीबन 63,000 करोड़ का कर्ज लिया। अच्छा, अब कर्ज तो ले लिया, लेकिन आमदनी और खर्च में जो अंतर है वो आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो वो एक खतरे की घंटी है। और अगर वित्त वर्ष 2024-25 की बात करते हैं तो ये जो लोन लिया है वो है 3.48 लाख करोड़ रुपए का लोन। अब इसको अगर मैं 100 बात की एक बात बता देती हूँ कि ये जो लोन लिया है बिहार ने, जो कर्जा लिया है, वो जीडीपी का 38.9% है। और अगर बिहार 100 रुपए का सामान प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें से 40 रुपया तो उसके ऊपर कर्ज है। आप ऐसे आसान भाषा में समझिए कि 100 में से 40 तो आपके ऊपर कर्जा ही है। अब बिहार की आबादी कितनी है? 13 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर हम इसको एक डिवाइड कर देते हैं, आपको समझाने के लिहाज से बताते हैं, तो अगर इस आंकड़े को डिवाइड कर दें हर एक बिहारी पे, तो हर बिहारी पर 27,000 रुपए का कर्ज है। इतना कर्जा है बिहार के ऊपर। 2025 और 26 का जो बजट आया है उसमें ये साफ पता चल रहा है कि आगे आने वाले 3 सालों में भी कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये जो कर्जा है, ये जो अंतर है आपके खर्चे में और आपकी आमदनी में, वो कुछ 1-2 पॉइंट कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो ये तो बिहार के लिए थोड़ी सी दिक्कत लेने वाली बात है। अगर चुनावी वादे पूरे करने गए तो कर्ज और बढ़ जाएगा। जो एनडीए सरकार ने चुनावी वादे किए हैं, अगर वो ये पूरे कर देते हैं तो बिहार पर और कर्जा बढ़ जाएगा, हर एक बिहारी पर और कर्जा बढ़ जाएगा। बिहार सरकार सालाना आप देख सकते हैं कैसे 23,000 करोड़ ब्याज दे रही है। 23,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ साल का ब्याज जा रहा है, यानी हर दिन का ब्याज करीब 63 करोड़ रुपए हैं, यानी 63 करोड़ रुपए है। तो ये तो आपने समझ लिया। अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि एनडीए सरकार ने हर किसी से क्या वादे किए हैं। क्या उन्होंने एनडीए सरकार बना तो ली है, लेकिन किन वादों पर बनाई। सबसे बड़ा आपको पता है, जीविका दीदियों को 10,000 रुपये देंगे, दे भी दिए थे। अभी आगे उनको 2 लाख रुपए और मिलेंगे। बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांगों को पेंशन 400 थी, लेकिन अब उसको 1100 कर दिया गया है। फिर आप आगे देखिए, अति पिछड़ा वर्ग को 10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। मत्स्य पालकों को पहले इधर 4,500 मिल रहा था, लेकिन अब 9,000 रुपये मिलेंगे। तो हर किसी की राशि बढ़ा दी है। किसानों को सालाना 3,000 रुपये देंगे। एससी छात्रों को हर महीने हम 2,000 रुपये की सहायता करेंगे। 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे। 5 लाख तक का इलाज फ्री कराएंगे। तो अगर एनडीए सरकार अपने ये सारे वादे पूरे करती है तो एनडीए सरकार को अभी बिहार में 40,000 करोड़ और चाहिए। सोचिए, अभी तो ऑलरेडी कर्जे में है, लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ और चाहिए। अब देखिए दिक्कत वाली बात है।
वादे पूरे करने के लिए अब एनडीए सरकार यानी बिहार की सरकार के पास 3 विकल्प हैं। या तो वो और कर्ज ले लें, लेकिन कहा जाता है कि भाई अब ऑलरेडी बिहार पे इतना कर्ज है और आप सिर्फ जीडीपी का 3% ही कर्ज ले सकते हैं, तो और कर्ज लेना संभावना कम है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के नाम पर जो खर्चा कर रहे हैं उसको रोक दें, या तो अपना कर्जा या जो आपका जो भी चल रहा है उसको समेटें। और तीसरा है कि ये जो आपने योजनाएं घोषित की हैं उनकी आप अवधि बढ़ा दें, यानी उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। जैसे आप देखिए कांग्रेस की जो सरकार बनी थी तो उन लोगों ने उधर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की थी, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया है कर्नाटक में, क्योंकि भाई अभी समय लग रहा है और उनके पास उतना फंड नहीं है। अब देखिए बिहार की सरकार में किन मंत्रियों ने शपथ ली है, अब आपको ये बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्लोजर दे देती हूँ कि जैसा कि आपने देखा बिहार पे इस वक्त बहुत कर्जा है, हर बिहारी पे इतना कर्जा है। अब आपको वादे भी पूरे करने हैं। अब आपको, क्योंकि अब बीजेपी और जेडीयू है और बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई है, तो आपको तनाव कम हो वैसे अपनी सरकार भी चलानी है। तो अब नीतीश कुमार के ऊपर 10वीं बार सीएम बन गए, तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो आगे इसको कैसे करेंगे और कैसे जस्टिफाई करेंगे सारी चीज़ें। खैर, अब देखिए नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, साथ में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बने। मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से 14 बीजेपी कोटे से हैं। सोचिए 14 बीजेपी कोटे से मंत्री बने, और बने भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई हैं। 8 जदयू के हैं, 2 एलजेपी के हैं, क्योंकि इस बार चिराग पासवान ने भी कमाल कर दिया है, हम और कुशवाहा की पार्टी के एक मंत्री बना है। मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है और जेडीयू ने जमा खान को एक बार फिर से मंत्री बना दिया, यानी इस कैबिनेट में एक मुस्लिम भी है। अगर मैं आपको बांट के बता देती हूँ कि किस जाति का कितना दबदबा है। राजपूत 4, भूमियार 2, ब्राह्मण 1, कायस्थ 1, कुशवाहा 3, कुर्मी 2, वैश्य 2, यादव 2, मुस्लिम 1, मल्लाह 2, दलित 5 और ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 1। तो ये है किस जाति का कितना दबाव है। अब ज़रा मैं आपको नाम भी पढ़ के बता देती हूँ। देखिए बीजेपी के 14 मंत्री हैं। सम्राट चौधरी मुंगेर से कुशवाहा हैं, विजय सिन्हा लखीसराय से भूमियार हैं, दिलीप जायसवाल वैश्य हैं किशनगंज से, मंगल पांडे ब्राह्मण हैं सिवान से, नितिन नवीन कायस्थ हैं पटना से। फिर आगे आइए, सुरेंद्र मेहता कुशवाहा हैं बेगूसराय से, संजय टाइकर राजपूत हैं आरा से, लखेंद्र पासवान है वैशाली से, श्रेयसी सिंह जो कि पहली मर्तबा ये नई चेहरी हैं, जिनको नया चेहरा है, जिनको ये मौका मिला है, श्रेयसी सिंह राजपूत हैं जमुई से, अरुण शंकर प्रसाद सूरी मधुबनी। फिर आगे देखिए, राम कृपाल यादव पटना, रमा निषाद मल्ला मुजफ्फरपुर, नारायण शाह बनिया चंपारण से, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी अति पिछड़ा वर्ग के हैं और औरंगाबाद से है। अब जेडीयू के 8 मंत्री कौन से हैं? नीतीश कुमार कुर्मी हैं और नालंदा से हैं, अशोक चौधरी दलित हैं और पटना से, लेसी सिंह राजपूत पूर्णिया से, सुनील कुमार दलित गोपालगंज से, विजेंद्र यादव सुपौल से। आगे देखिए, श्रवण कुमार कुर्मी हैं नालंदा से, विजय चौधरी भूमियार हैं समस्तीपुर से, मदन साहनी मल्ला हैं दरभंगा से, जमा खान मुस्लिम हैं कैमूर से। फिर आगे देखिए, एलजेपी के 2 मंत्री हैं, संजय पासवान है बेगूसराय से, संजय सिंह राजपूत हैं वैशाली से। फिर हम के संतोष कुमार सुमन दलित हैं गया से, और दीपक प्रकाश जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, कुशवाहा हैं और नॉन इलेक्टेड हैं, यानी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन फिर भी मंत्री बन गए। तो अब देख लिया आपने कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति, बिहार का कैबिनेट अब आपके सामने आ गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब चुनौती आगे क्या आती है, क्या क्या चुनौतियां आएंगी, कैसे नीतीश कुमार और बीजेपी मिलके इसका निपटारा करेंगे, और अब विपक्ष कैसे बीच बीच में नई चुनौतियां, नए चैलेंजेस इन लोगों के लिए खड़े करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।